खुशामदीद नाजरीन, आपका होस्ट काशिफ सुबागिल आपकी खिदमत में हाजिर है। शिरकत गाह की जानिब से हम कदम पार्टनर फॉर चेंज के तहत एक प्रोग्राम लेकर आज हम मीडिया टॉक करेंगे और इस मीडिया टॉक का जो उन्वान है वो है तशद्दुद से पाक घराना, वायलेंस फ्री, और ख़ास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो हमारा मौजू होगा। इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिरकत गाह एक गैर सरकारी गैर मुनाफा बख्श इदारा है जो कि 1975 से काम कर रहा है और इस इदारे के अंदर 70 से ज़्यादा अहल और पेशावर और काबिल अफराद हैं जो काम कर रहे हैं और ये इदारा ख़ास तौर पर ख़वातीन के हकूक़ पर काम करता है। आइए अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊँ। मेरे दाएं जाने मौजूद हैं रॉयल कैनेथ साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, लाहौर में इनका बड़ा नाम है, बड़ा काम है। और रॉयल कैनेथ साहब के साथ मौजूद हैं शहबाज मुगल साहब, इनका ताल्लुक भी लाहौर से है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लाहौर के अंदर काम करते हैं और ख़ास तौर पर ग्रीन टाउन के एरिया के अंदर लोगों के अंदर, यूथ के अंदर अवेयरनेस फैलाने में, उनको नशे की वानतों से बाज रखने में और उनको सरकारी जॉब्स और दीगर प्राइवेट जॉब्स की तरफ राग़िब करने में इनका बड़ा काम है। और इसके साथ साथ आज हमारे साथ खुसूसी तौर पर मेडिकल के हवाले से जो असरात होते हैं तशद्दुद के ख़वातीन के ऊपर, उनके लिए बात करने के लिए मौजूद हैं अनीता कैनेथ साहबा। और तशद्दुद के किसी की सेहत पर क्या असरात होते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन की सेहत पर क्या असरात होते हैं, इस हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनीता कैनेथ साहबा। अनीता कैनेथ साहबा शिकायना पेशेंट केयर की इंचार्ज हैं और इसी शोबे में काम करती हैं, लेडी हेल्थ वर्कर भी हैं। तो आइए अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी रॉयल कैनेथ साहब, हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपको हम शिरकत गाह के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि तशद्दुद क्या है और ख़ास तौर पर जब लफ्ज़ यूज़ होता है डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद, इससे क्या मुराद है? जी, मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ काशिफ साहब आपका, शिरकत गाह का और इस तमाम अवेयरनेस सेशन का जो कि आप लोग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस बात को फैला रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में इस बात को इस तौर पर लिया ही नहीं जाता और ये एक हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन गया है और बहुत गहरी जड़ें इस बात ने पकड़ ली है। इस मामला इसमें प्रॉब्लम्स जो हैं कि बहुत गहरी जड़ें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस पर बात करना ज़रूरी समझते ही नहीं और हम इसे इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि ऐसे होता रहता है। और मैं समझता हूँ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये काफ़ी इकसाम का है। जिस तरीके से हम लोग अक्सर व बेशतर बेटे या बेटी का किसी भी तौर पर हम मुआशी तशद्दुद करते हैं, उसके बाद हम लोग माशरती तशद्दुद करते हैं, जिस्मानी तशद्दुद करते हैं और इसके अलावा भी एक दो इकसाम हैं जिनकी वसीला से हम लोग अपनी फैमिली में उन अफराद का जो कि कहीं ना कहीं हमारी कफ़ालत में आते हैं, हम उन पर तशद्दुद कर रहे होते हैं और ये हम लोग अपना हक समझ रहे होते हैं और इसको किसी भी तौर पर हम लोग तशद्दुद के ज़ुमरे में हम लोग कंसीडर ही नहीं करते। हम लोग इस बात को समझते ही नहीं कि ये किसी भी तौर पर हम अपने कफ़ालत में आने वाले लोगों को, वो बेटा है या बेटी है, हम समझते ही नहीं कि हम किसी तौर पर तशद्दुद कर रहे हैं। हाँ, यानी माशरे में हम देखते हैं कि तशद्दुद जो माशरे में हो, चोर करे, डकैत करें या कोई दीगर क्रिमिनल अफराद करें, कत्ल वगारत करें, उसे तो तशद्दुद समझ लेंगे। जी हाँ, घर की चार दीवारी के अंदर उसे तशद्दुद समझा ही नहीं जाता। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कम्युनिटी में है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में है। इसको हम लोग इख्तियार समझते हैं। जो सरबराह होता है वो इस तशद्दुद को करके अपने इख्तियार का इजहार कर रहा है। रोहित साहब, वैसे तो फैमिली को प्रोटेक्शन का जरिया समझा जाता है। इसमें जितने अफराद होते हैं, खासतौर पर वालिदैन हैं, तो वो बच्चों से प्यार का इजहार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, बहन भाइयों और मियाँ बीवी का रिश्ता है। तो इसमें तशद्दुद का अंसर फिर उसे कैसे समझा जा सकता है कि ये तशद्दुद है? वैसे तो हम लोग समझते हैं कि माँ बाप हैं तो वो अपने बच्चों से, बेटा है या बेटी है, उनसे मोहब्बत करते हैं। मियाँ बीवी हैं तो वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखते हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर देखा जाता है जिस तरह बेटे और बेटी में हम लोग बेटों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। हम लोग बेटों के लिए एक जो हमारा बाउंड्री होती है वो बड़ी
खुली होती है, लेकिन बेटियों के लिए हम बड़ा नैरो माइंड रखते हैं, कंजस्टेड होते हैं। हम पूरे कहते हैं तुमने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना, तुमने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर नहीं जाना। और इवन के हम लोग अक्सर व बेशतर अपने ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ हम लोग समझ रहे होते हैं कि इसमें हमारे ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ है, हम बेटियों की तालीम को रोक देते हैं। हम लोग समझते हैं कि बस यहीं तक तुम्हारा पढ़ना ज़रूरी था, बस अब तुम्हें पढ़ना आ गया, अब तुम लोग अपने घर को संभालो। अक्सर व बेशतर हम लोग उनको जहाँ पर दूसरे अपने बेटों को लेकर जाते हैं, हम बेटियों को नहीं लेकर जाते। अच्छा रोहित साहब, आपने तशद्दुद के हमें इक़साम बता रहे थे, आपने कहा जी जिस्मानी तशद्दुद, माशी तशद्दुद, समाजी तशद्दुद। इसमें माशी तशद्दुद है, वो क्या तशद्दुद हो सकता है? मुआशी तशद्दुद में यही है कि अक्सर बेशतर हम लोग अपने बेटों को या बेटियों को, मैं बच्चों के लिए ही कहूँगा, और जिसमें ख़ास तौर पर बेटियों का ज़रा ज़्यादा आ जाता है कि हम लोग बेटियों पर मुआशरती तशद्दुद ज़्यादा करते हैं। जिस तरीके के माँ बाप जब बच्चों को कोई चीज़ लेकर दे रहे होते हैं, बेटों को लेकर दे देते हैं, बेटियों को कहते हैं तुम लोग बस ठीक है, तुम्हारे लिए यही बहुत है। हम लोग बेटियों को उस तरीके से प्रेफर नहीं करते, हम उनको उनमें मियाना रवि या रवादारी नहीं क्या कहते हैं कि अपनाते कि बेटा भी वही है और बेटी भी वही है। अगर हम लोग कहीं पर जा रहे हैं तो हम लोग बेटियों को अक्सर छोड़ देते हैं। इसमें सबसे बड़ा मुआशरती तशद्दुद जो मैं समझता हूँ अक्सर हमारे जायदाद में होता है कि हम बेटियों को जायदाद में जो माँ बाप की तरफ से मिल रही होती है हम लोग नहीं दे रहे होते। हम लोग समझते हैं कि उनका हक ही नहीं है, इनको जो हमने शादी करके जहेज देकर इनको अपने घर के लिए विदा कर दी है, बस अब यही ठीक है। और हम बहुत सारे तरीक़ों से कम उम्री में जो ये यहाँ पर रियलिटी है, यहाँ पर बहुत सारे ये मामलात हमारे नज़रों के सामने से गुजरे हैं कि बच्चियाँ जब अपना फ़ैसला नहीं कर सकती तब ही बच्चियों से लिखवा लिया जाता है कि कल को किसी भी तौर पर ये अपने हिस्से के लिए, अपने जो विरासत है उसके लिए आवाज़ ना उठा सकें। बहुत शुक्रिया रोहित साहब, हम आपकी तरफ वापस आएंगे। शबात मुगल साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, घर घर गली गली कूचा कूचा आपका जाने के इत्तेफाक होता है। देखिए हमारी जो इक़दार है, हमारी इक़दार ये है कि मियाँ बीवी शादी करते हैं तो वो जीवन भर के साथी हैं जी। बच्चे खुदा उनको देता है तो वो जी उनकी अपना बेचकर भी बच्चों की परवरिश करते हैं। तो माँ बाप है, उन्होंने हमें पाला पोसा होता है तो हम उनके बुढ़ापे का उनका सहारा बनते हैं। यानी अगर अपना कल्चर देखें, मज़हब को देखें, सारी तलीमात की रोशनी में तो हमें लगता है कि जो फैमिली है ये बड़ी एक दूसरे की मददगार होती है। तो आपका क्या मुशाहिदा रहा है कि माशरे में देखते हैं जब, तो आपको लगता है कि ये जो वायलेंस है घर में होता है? मैं काशिफ सुबह साहब आपका शुक्रगुजार हूँ और शिरकत गाह का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज ये मौका दिया है ताकि हम इस प्लेटफॉर्म से जो है डोमेस्टिक जो वायलेंस है, घरेलू तशद्दुद है, किस किस तौर पर किया जाता है तो उस पर बातचीत कर सके। तो मैं अगर देखूँ तो हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है, मुआशरती तौर पर इस बात को बेशक हम तरजीह नहीं देते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे होते हैं, लेकिन जैसा कि अभी कैनत साहब ने बताया कि हम लोग इसको अपना हक समझ रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत सी ज़िंदगी के और ख़ानदानी तौर पर हमें नज़र आ रहा होता है कि ये तशद्दुद हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको तशद्दुद बेसिकली नहीं समझ रहे होते। इस बात को कई दफ़ा जो है वो ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारा हक है, लेकिन हम ये दूसरों का बेसिकली हक जो है वो उसको अज़ियत देकर जो है वो उसका हक जो है वो मार रहे होते हैं। आजकल हम अगर मुल्क पाकिस्तान के अंदर अदालतों के अंदर देख ले तो अदालतों में बेशुमार ऐसे जो है वो केसेस है जो तलाक के हवाला से हैं, जो घरेलू तशद्दुद के हवाला से है कि शौहर अपनी जो है वो बीवियों पर तशद्दुद करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उनके हकूक़ अदा नहीं करते, उनको अच्छे अगर मतलब घर में खुराक बेहतर तौर पर नहीं देते, उनको जैसे मुआशरते कुछ ऐसे गैदरिंग्स होती हैं सोशल तो वहाँ पर लेकर नहीं जाते और उनको डिग्रेड करते हैं। और इसी तरह हम अगर देखें तो उनको घर में
जैसे वो घर का बंदोबस्त सारा कर रही होती है, तो उनको जो है वो तरजीह नहीं देती। हालांकि जितनी जिम्मेदारियां औरत पर होती हैं उस हवाले से उसको अहमियत नहीं दी जाती और उसको बहुत सी बातों के लिए चुप कराया जाता है कि हम बाहर जाते हैं, काम काज करते हैं और कमा कर लाते हैं, हमें ज़्यादा पता है, हमें ज़्यादा इल्म है घर को चलाने का। हालांकि वो हम तो सिर्फ जॉब करके सिर्फ लेकिन ऐड करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि देखिए हम देखते हैं कि अक्सर ख़वातीन को अहम नहीं समझा जाता काम काज के, लेकिन घर के माशरे में देखें तो बहुत से काम काज हैं जिनके ज़रिए से मर्द पैसा कमा रहे हैं। जी। इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि देखिए घर के अंदर सफाई करनी है तो वो खतून करेगी, बाहर सफाई करनी सड़कों पर तो मर्द में नजर आते तो पैसा कमा रहे हैं। घर के अंदर खाना पकाएगी खतून और मर्द बाहर खाना पकाएगा और वहाँ से पैसे कमाएगा। इस पर क्या देखते हैं, ये थोड़ा सा तजाद नहीं, तशद्दुद नहीं कि हम जो फ्री काम है उन पर ख़वातीन को लगाया हुआ है और उन्हीं कामों से अगर पैसा कमाना तो वो मर्द कमाएंगे। बिल्कुल सर, ऐसा मोस्टली देखने में यही चीज़ें हमें सामने मिलेंगी कि एक मर्द बाहर से कोई भी जॉब करके मतलब कि जो है वो अपना ख़ानदान को चलाने के लिए करता है, लेकिन उसका अपनी बीवी पर जो है ये इस बात का बड़ा रोब होता है, दबदबा होता है और उसको दबा रहा होता है कि मैं कामकाज करके लाता हूँ तो तुम्हारा जो है खर्च और सारे मामला चलते हैं। हालांकि मर्द सिर्फ एक जगह पर ड्यूटी करके कुछ रकम जो है वो लेकर आता है और वही रकम से औरत जो है महीना भर जो है वो उसमें खाना पकाती है, बच्चों के सारे मामला देखती है, उनके कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, सफाई सुथराई करती है और रात भर सुबह फर्स्ट टाइम जागती है और रात को लेट नाइट तक वो सारा दिन कामकाज के पर जो है वो रहती है। लेकिन हम उसको बातों में डिग्रेड कर देते हैं कि ये कुछ भी नहीं करते, जरा बाहर निकलो, इतने काम कर कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़हनी तौर पर हम उन पर तशद्दुद करते हैं कि तुम लोग कुछ भी नहीं करती हैं औरतों को, और इसी तरह बेटियों को पर भी बहुत सी चीज़ों के अंदर उनके लिए रोकथाम की जाती है और उनको भी बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है वो उनको स्टक किया जाता है, रोका जाता है और उन पर जो है वो पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो ये ज़हनी तौर पर हम उन पर तशद्दुद करते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम औरतों घर में जाते हैं तो औरतों को अप्रिशिएट नहीं करते जो वो मेहनत करती हैं, तो ये भी एक उनका एक हक है एप्रिसिएशन जो हम उनको अदा नहीं करते। तो ये भी एक ज़हनी तौर पर कि इतना बोझ उठाया, इतना काम किया, इतनी मेहनत की और आखिर कई दफ़ा हमारे अल्फाज ये होते हैं कि ये तुमने क्या किया, ये कैसा किया, ये बिल्कुल बेकार है, ये किसी बड़ी खूबसूरत बातचीत करने हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है नीता कैनत साहबा, सोशल वर्कर भी हैं, मेडिकल के शोबे से वाबस्ता है, शिकायना पेशेंट केयर की इंचार्ज हैं। जी मैम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने भी बातचीत सुनी कि सर रॉयल कैनत साहब और शबाज मुगल साहब रोशनी डाल रहे थे, तो एक तशद्दुद का आंसर हम नोट करते हैं कि कम उम्र में बच्ची की शादी जो की जाती है, ठीक है, तो कई दफ़ा लगता है ना कि ये जी कम उम्र में से जोड़े मिल गए, सूट मिल गए, गहने मिल गए, उसकी शादी की मूवी बन गई, तस्वीरें बन गई, उसे प्रोटोकॉल मिल गया, तो क्या लगता है ये इसकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं हम? शुक्रिया काशिफ साहब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मौजू पर बात कर सकूँ, क्योंकि आजकल हम तरह तरह के कामों में घुसे हुए हैं लेकिन हम इस मौजू पे बात ही नहीं करते कि आज हमारी बेटियाँ महफूज हैं या किस तरह से हैं। और शुक्रगुजारी करती हूँ शिरकत गाह का जिन्होंने ये हमें मौका अता किया कि हम इस पर बातचीत कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि छोटी उम्र में शादी करना बिल्कुल गलत है और ये बच्चियों के लिए तरह तरह की मतलब के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। जैसे कि अगर हम छोटी उम्र में बच्चियों की शादी करते हैं तो बच्चियाँ ज़हनी जो दबाव में आ जाती हैं, उनको पता नहीं होता। वो बच्चियाँ जो घरों में खेलों में लगी होती हैं, वो बच्चियाँ जिनका टाइम होता है स्टडी करने का, उनकी हम शादी कर देते हैं। तो शादी के बाद उनके साथ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि एक जो घर का माहौल होता है। आप तो ये कंसिडर कर रही हैं कि फिर वो उनकी ये प्लेयर नहीं है, उनका एहसास नहीं है या उनको कोई तफरी नहीं दे रहे, बल्कि ये शादी भी करते हैं, ये भी एक तरह से उनके ऊपर तशद्दुद है। अच्छा। तो जब हम छोटी उम्र में अपनी बच्चियों की शादियाँ कर देते हैं तो बीमारियों में भी शिकार हो जाती हैं, ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। और इसके अलावा उनको पता नहीं होता घरदारी को चलाना कैसे। और अच्छा, हमने अगर रॉयल साहब बता रहे थे जिस्मानी तशद्दुद,
ठीक है, चूँकि आप मेडिकल से वाबस्ता हैं, ये बताइए कि अगर किसी खतून पर ख़ास तौर पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है तो उसकी क्या असरात होते हैं ख़ानदानी ज़िंदगी पर या उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर? अगर किसी बच्ची पर तशद्दुद किया जाता है तो सबसे पहले तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा तशद्दुद माना जाता है। और वो इसके अलावा अगर हम उस पर तशद्दुद करते हैं, अगर वही बच्ची जो घर का इंतज़ाम चलाती है, जो घर को चलाती है, जो ख़ानदान को चलाती है, अगर उस पर तशद्दुद करते हैं, मार पीट करते हैं, उसको कहीं चोट लगा देते हैं, तो वो घर को कैसे मतलब। और सबसे बड़ी बात जो मेरे पहला निशान तो ये कि अगर हाथ पाँव जख्मी तो घर के काम कर नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रहती है। और सबसे बड़ी बात मैं जो समझती हूँ कि वो अब अगर उसके साथ बाहर को प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उसमें इतना अतमाद और कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपने घर में शेयर कर सके, और वो बाहर मुख्तलिफ हालात का सामना करती है। और ये एक तशद्दुद है। अगर बाहर उसको कोई तंग कर रहा है तो लेकिन वो जानती है कि हमारे घर का माहौल, मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी तो वो गुस्सा करेगा, वो नाराज़ हो जाएगा, लेकिन हम उसको ऐसा माहौल नहीं देते जिससे वो खुलकर बात कर सके, तो ये भी एक तशद्दुद है। और इसके अलावा हमें अगर जब छोटी उम्र में शादी कर देते हैं तो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। और वैसे तो बनता ही नहीं है कि हम छोटी उम्र में बच्चियों की शादी करें, इसलिए कि बच्चियां जो है ज़हनी मरीज़ा बन जाती है। इस जैसे कि वो उनको पता ही नहीं होता कि हमने घरदारी को चलाना कैसे है, और उस पर बहुत एक हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं होती, उस पर सास की जिम्मेदारी होती है, ससुर की जिम्मेदारी होती है, नंदों की जिम्मेदारी होती है। उसने सारे घर को चलाना होता है, पूरे सिस्टम को चलाना होता है। जब उसके मुताबिक उनके मुताबिक अगर थोड़ी सी गलती होती है तो हम तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, जो उसके लिए बाइस बीमारी बनती है, बाइस ज़हनी डिप्रेशन बनता है। तो मेरे ख्याल में तो छोटी उम्र में शादी करना बहुत बड़ा तशद्दुद है। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि देखिए शादी के बाद हर कोई चाहता है कि जो बच्ची है वो माँ बन जाए, चाहे कम उम्र की वजह से भी हम उसे ज़रबत इस सज़ा में डाल देते हैं कि अगर कम उम्र में से शायद माँ बनना पड़ेगा तो उसकी मुश्किल होगी। लेकिन ये बताएं अगर उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है तो तशद्दुद की मार कटाई की वजह से, ज़हनी डिप्रेशन की वजह से क्या उसके माँ बनने के जो अमल है उसमें भी किसी तरह से ये तशद्दुद असर करता है? जी बहुत ज़्यादा करता है जब उस पर तशद्दुद किया जाता है। और अक्सर का तो उनको पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। उसकी एज इतनी कम होती है, उसको अपने अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, और वो मतलब कि जिन चीज़ों से डॉक्टर शायद मना करते हैं वो कर जाती हैं, क्योंकि उसकी एज छोटी होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ नुकसानात उसको उठाने पड़ते हैं, मिसकैरेज हो जाता है। और अगर उस पर मार पीट करते हैं तो वो तो और ज़्यादा तशद्दुद पे हो जाता है, और इसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है, उसके बाद वो हमल नहीं ठहरते। तो इसकी वजह से बहुत सी पेचीदगियाँ जो है वो ज़ाहिर रूनुमा होती हैं उस बच्ची पर तशद्दुद करने की वजह से। बहुत शुक्रिया मैम अनीता कैंथ साहबा। अनीता कैंथ साहबा हमें मेडिकल के हवाले से बता रही थी कि जिस्मानी तशद्दुद के ख़वातीन की सेहत पर क्या असरात होते हैं, माशी तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद, मुख्तलिफ तशद्दुद की हमने बातचीत की है और हर तरह से हमने सेर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश की है। अभी हम इनके सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ रॉय कैनस साहब मौजूद हैं। तो रॉय कैनस साहब हमें ये बताएँ, आप क्या सोल्यूशन देखते हैं ये जो तशद्दुद पाया जाता है माशरे के अंदर, ख़ासतौर पर घरानों के अंदर, इसका आप क्या सोल्यूशन देंगे? इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है? सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अगर हमें किसी भी तौर पर ये डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म करना है तो हमें एजुकेशन को आम करना होगा, और बिला तफरीक एजुकेशन हमें बेटे और बेटी को देनी होगी ताकि हमारे बच्चे एजुकेट हों, अपने हकूक़ से वो एजुकेट हों और अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए वो फिर तगदो कर सके। अगर हम लोग इसी चीज़ को अपनी कम्युनिटी में राइज रखेंगे कि बेटा हायर एजुकेशन तक पढ़ रहा है और बेटी मैट्रिक तक पढ़ने के बाद उसको जबरी तौर पर रोक दिया जाता है कि बस तुम्हारे लिए इतनी एजुकेशन काफ़ी है, अब तुम्हारी शादी की जाएगी, या दीगर जिस तरह रस्मात होती हैं, ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक एजुकेशन नहीं होगी और बिला तफरीक एजुकेशन नहीं होगी। और उसके अलावा वो तमाम रस्मात जो कि ना चाहते हुए हमारी कम्युनिटी में राइज है, जिस तरीके से वट्टा सट्टा है, और आज भी आप देख लें हज़ारों की तादाद में शादियाँ
पंजाब में ही बट्टे सट्टे के तौर तरीके से हो रही हैं कि अगर मैंने किसी के घराने में शादी करनी है तो उसको मैंने अपने घराने से एक औरत देनी होगी। इस मुआहदे पर ही शादियां तय पा रही हैं। अच्छा, जोड़ मिले ना मिले, काबिलियत रहे। जी, बहुत सारी ऐसी शादियां देखने में आई हैं कि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन तब भी उनको देना होता है कि ठीक है जी कि मैंने आपकी बहन ली है तो मुझे भी अपनी एक बहन की शादी करनी है। अगर वहाँ पर एजुकेशनल डिफरेंस है तो उसको भी बलाए ताक रख लिया जाता है। क्या कहना चाहिए, एज डिफरेंस है तो उसे भी नहीं देखा जाता और वो कहते हैं कि वो शादी करनी है, और यूं ही होती है। और बाद अज़ा इसका एक बहुत ख़तरनाक नताइज निकलते हैं कि अगर एक घर नहीं बस पा रहा तो वो टूटेगा तो दूसरा भी घर उसकी वजह से टूट जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके ख़िलाफ़ हमें बड़ी ज़बरदस्त तहरीक को आगाज़ शुरू करना चाहिए। उसके अलावा जिस तरीके से हमारी लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं हमारे अंदर, और जब सुलह होती है तो सुलह के लिए ख़ास तौर पर औरत को इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग ज़बरदस्ती जबरी तौर पर रिश्ता कर देते हैं कि जब हमारे दोनों ख़ानदानों में किसी तौर पर रिश्ता हो जाएगा तो फिर ये हमारी जो लड़ाई है ये ख़त्म हो जाएगी, और उसमें औरत का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर कतन एजुकेशन नहीं देखी जाती, कतन एज नहीं देखी जाती, कतन कोई मेयार नहीं तय किया जाता। वो बस एक ही तरीके के लिए उस औरत को इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि बस किसी तरह इसकी शादी। लेकिन रोहित साहब, आप कहते हैं कि बराबर की सतह पर एजुकेशन दी जानी चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में तो सिनफी बुनियाद पर समझा जाता है ये काम लड़की कर सकती है, ये लड़का कर सकता है। तो अगर लड़की को बहुत ज़्यादा तालीम दिलवाएंगे तो क्या वो सारे काम कर सकती है जो लड़का कर सकता है? यही तो एक परेशानी की बात है कि हमारी कम्युनिटी में समझा जाता है कि ये मर्द कर सकता है और ये औरत नहीं कर सकती। हालांकि हम देखते हैं कि जितनी औरतों ने, हमारी बेटियों ने, बहनों ने एजुकेशन को हासिल किया है, वो आर्मी में हमें सफ़े अव्वल की नशिस्तों पर बैठी नज़र आती हैं। हमें नज़र आता है कि फ़ज़ाइया में हमें नज़र आता है, हमें नज़र आता है कि हर शोबा में वो मर्द के शाना बशाना चल रही हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारी जो मेंटेलिटी है वो ये है कि अगर मर्द बाहर जाके खाना बनाएगा तो वो पैसे लाएगा, और घर पे अगर खाना बनाना है तो वो औरत बनाएगी। क्यों? क्योंकि औरत का काम है। यही काम मर्द कर रहा है तो वो पैसे कमा रहा है, यही काम औरत कर रही है तो वो फ्री कर रही है। अगर घर पे सफाई करनी है तो औरत ने करनी है, बाहर सफाई करनी है तो मर्द ने करनी है, वहां से पैसे मिलने हैं वहां पे। तो ये औरत के हम हकूक को किसी न किसी तरह अपने कब्जा में रखना चाहते हैं। हम किसी तरह औरत को दबा के रखना चाहते हैं। नहीं, आज हम देखते हैं मुल्क पाकिस्तान में, सुबह पंजाब में हमें बड़ा ज़बरदस्त एक रिवाइवल नज़र आ रहा है कि आज औरतें हमारे को बाइक्स चलाती हुई नज़र आ रही हैं। वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, उनमें खुद एतमादी है रोड पर, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। और मैंने नहीं अभी तक देखा किसी भी तौर पर किसी औरत ने किसी भी तरह सिग्नल को काटा हो या तोड़ा हो कि वो सिग्नल की खिलाफ वर्जी कर रही है, या किसी तरह मैंने नहीं देखा कि वो रफ राइड कर रही हैं। वो बड़े मैनर्स के साथ कर रही हैं। तो मतलब अगर हम औरत को मौका देंगे तो ज़रूर है हमारी कम्युनिटी जो है तरक्की, फिर वो सारे शोबों में जा सकते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर। और हम देख रहे हैं आज हर शोबा में जो औरतों ने एजुकेशन हासिल की है वो हमें मर्दों से ज़्यादा अच्छे तौर पर वहाँ पर परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ पर एजुकेशन नहीं है वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि औरत की कम उम्र में शादी हो गई है, औरत को सुलह के लिए इस्तेमाल किया गया है। औरत कई मैंने देखा कम उम्र की शादी की वजह से क्या होता है, ज़चकी में कुछ मसाइल पैदा होते हैं और बाद अज़ा हमारे को नज़र आता है 20-22 साल की उम्र में वो लड़की दुनिया फ़ानी से कूच कर जाती है। वो कर ही नहीं पाता। बड़ी खूबसूरती से हमें बता रहे हैं कि अगर तरबियत की जाए तो लड़कियां और लड़के सभी तरक्की कर सकते हैं। लड़कियां उनका कहना है कि हर शोबे में काम कर सकती है, बात सिर्फ तरबियत की है। अगर हमें तशद्दुद को ख़त्म करना है तो उसके लिए एजुकेशन को आम करना होगा, और दोनों को बराबर जो मौका देंगे तो तशद्दुद खुद ब खुद ही ख़त्म होगा। शहबाज मुगल साहब, आप हमें बताइएगा कि देखिए इन्होंने बात की कि एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन तो जो लेगा, जो तब्दीली की तरफ आएगा वही करेगा ना। कानूनी तौर पर हमें बताएं कि क्या ये इस मामले का क्या हल है, क्या कोई कानून इसकी मदद कर सकता है?
जी बिल्कुल, कानून भी इसकी मदद कर सकता है। तो इससे पहले कि हम कानून की बात करें, सबसे पहले तो मुझे खुद और मुआशरे को ये इनिशिएटिव लेना होगा और इस पर हमें खुद स्टैंड करना होगा कि हम मुआशरे के अंदर से इस डोमेस्टिक वायलेंस को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके घर के साथ कोई पड़ोसी पर आप देख रहे हैं कि किसी बहन बेटी पर तशद्दुद हो रहा है, तो इसके लिए हमें खुद से एफर्ट करनी होगी। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, इस मामले को ख़त्म करने में मदद कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप 15 पे कॉल कर सकते हैं और पुलिस की मदद ले सकते हैं। अगर पुलिस आएगी तो मामले को वो बेहतर तौर पर जो है वो सुलझा सकेगी। अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो आजकल तो हम देखते हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत से अदारे इस पर काम कर रहे हैं और आप और भी हेल्पलाइंस हैं, उन पर आप अगर आप हेल्प के लिए कॉल करते हैं, जैसे 1043 है और 1037 है, अगर इन पर भी आप कॉल करें तो वहाँ पर भी ऐसे अदारे बैठे हुए हैं जो आके लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं और जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तशद्दुद घरेलू हो रहा है, उस पर वो कंट्रोल कर सकते तो हैं। मतलब इसमें अगर शोहर बीवी को मार तो ये नहीं कहा जाएगा इनकी चार दीवारी का मसला घर का। देखिए अब चार दीवारी का मसला नहीं रहा, ये एक मुआशरती मसला है। ये इससे मुआशरे को नुकसान हो रहा है। मुआशरे के अंदर से जो है वो औरत की इज्जत भी ख़त्म हो रही है, उसके हकूक भी ख़त्म हो रहे हैं और बहुत से मसाइल जो है वो उसका शिकार मुआशरा हो रहा है। आज तो अगर देखा जाए तो मुल्क पाकिस्तान के अंदर पहले तो ये कुछ शहरों तक महदूद था, मुल्तान तक, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट के ने ये जो है वो इस इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने ये कानून जो है वो राइज किया है 2022 से कि अब जो है वो औरत पर किसी कोई मर्द तशद्दुद करता है या किसी और तरह से उसको जो है जिस्मानी या ज़हनी या मुआशरती तौर पर या मुआशी तौर पर जो है वो तशद्दुद करता है, तो उसके लिए अदालतों के अंदर कानून मौजूद है, वो जा सकते हैं। आज अगर शोहर जो है बीवी का खर्चा पूरा नहीं करता, जी जी, ठीक तो है, औरत अदालत के पास जा सकती है, कोर्ट में केस कर सकती है और अदालत की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उसके हकूक जो है वो उसको दिलवाए। और इसी तरह और भी अगर माँ बाप से प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए भी कानून मौजूद है 2022 से। औरत के जो भी हकूक है उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो जो अदालत है वो उसको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी और उसके जो हकूक है वो उसको दिलवाएगी और इस तशद्दुद से उसकी जान छूट जाएगी। और इसकी रोकथाम के लिए अदारे भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है और हमें खुद भी इसके लिए इनिशिएटिव जरूर लेना होगा। जी अभी तक हमने देखा सोल्यूशन की बात चल रही है, रॉयल कैना साहब ने एजुकेशन को सोल्यूशन बताया है और हमारे शहबाज मुगल साहब ने इसका ये बताया कि कानून भी मौजूद है, उसकी हेल्पलाइन भी मौजूद है। उन्होंने कुछ हेल्पलाइन भी हमें बताई हैं जिन पर कॉल करके हम तशद्दुद की रोकथाम में कानून को मुदाखलत के लिए कायल कर सकते हैं। इस तरह मैम आप क्या ऐड करना चाहेंगी, क्या सजेशन देना चाहेंगे ये सोशल जो वायलेंस है, खासतौर पर डोमेस्टिक वायलेंस है, इसे कम करने के लिए क्या सजेशन देंगी? इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें अपने घर पे माओं को इस बात पे करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि घर से अपने बच्चों की तरबियत करें और तफरीकाबाजी को ना लाएं। जैसे कि बेटियों के साथ ज़्यादा सलूक किया जाता है, बेटों के साथ बेटों को वो ज़्यादा चाहती हैं, कहती हैं कि हमारे बेटे जो हैं वो घर पे रहें, बेटियों को ऑर्डर्स देती हैं कि इसके लिए ऐसा करो वैसा करो। तो हम तशद्दुद जो है घर से शुरू होता है। तो सबसे पहला फ़र्ज़ मैं समझती हूँ कि एक माँ का कि अपने बच्चों की तरबियत बड़े अच्छे तरीके से करे, दोनों को इक्वल जाने, बराबर का वो दें ताकि उनमें कॉन्फिडेंस दोनों में बराबर रहे। अगर हम एक को ज़्यादा कर रहे हैं, बेटे को ज़्यादा कर रहे हैं और बेटी को नहीं करे तो वो बेटी सासे कमतरी का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। जी इस पर बहुत से रास गुफ्तगू हो सकती है। हमारे जो माहिरीन बैठे हैं, सोशल वर्कर्स हैं, अपने अपने शोबा में माहिर हैं, तो यकीनन हम सभी चाहते हैं कि हमारा माशरा जो है वायलेंस फ्री बन जाए, हमारे घराने जो हैं खुशहाल घराने बन जाएं। तो ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन शायर कहता है ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को हवाना होगा, अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।